जनवरी 2009 में इन्वेंशन होता है बिटकॉइन का और आज हम खड़े हैं 2024 के अंदर। आप भी जानने के लिए क्यूरियस हो गए कि कितना कुछ बदल चुका है क्रिप्टो की दुनिया में। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप यही बताऊंगा कि 2009 से लेकर 2024 तक कितना चेंज क्रिप्टो की दुनिया में आया है, कि कैसे बिटकॉइन की शुरुआत हुई, क्यों हुई, क्या क्या आपके लिए जानना जरूरी है, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। तो बात है 2009 की, जब बिटकॉइन हमारे सामने आया। उस टाइम दुनिया को नहीं पता था कि क्रिप्टो क्या होता है या डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि 2009 में आपने बिटकॉइन के बारे में पहली बार सुना, इम्पोर्टेंट ये है कि ये सामने क्यों आया, आखिरकार ये इन्वेंशन क्यों हुआ। ऐसा बोला जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसी क्या जरूरत थी जो हमें ये करेंसी चाहिए थी जो डिसेंट्रलाइज हो। तो आंसर है 2008 में यूएस के अंदर एक रिसेशन आया था, मतलब कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी जिससे लोगों का विश्वास फाइनेंशियल सिस्टम से उठ गया था। क्या हुआ था, आइए देखते हैं। 2008 was a tumultuous year for the economy. The housing market collapse created one financial crisis after another. हम सब जानते हैं कि उस टाइम पे लीमन ब्रदर कोलैप्स हुआ था और लीमन ब्रदर के कोलैप्स होने के कारण बैंक्स फेल हो गए थे। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि इंडिया में कुछ टाइम पहले यस बैंक में कुछ लोगों का अकाउंट फ्रीज हो गया था। देन आरबीआई आया और आरबीआई ने सब कुछ स्मूथ कर दिया। आप लोग तो आज के टाइम में इस बात को भूल ही गए हैं। पर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि आपका पैसा जो आज बैंक में पड़ा है, क्या वो सेफ है? अगर आप उस टाइम पे अपना पैसा नहीं निकाल पाते तो इंडिया में भी लोगों के साथ कुछ बैंक ऐसा एग्जैक्टली कर चुके हैं। अगर उस टाइम पे यस बैंक फेल हो जाता तो लोग क्या करते? लोग एचडीएफसी से भी निकालते, कोटक से भी निकालते, लोगों का विश्वास उठ जाता। आरबीआई नहीं चाहता था कि लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम से विश्वास उठे, इसीलिए उसने यस बैंक को सपोर्ट किया। सोचिए किसी का 1 करोड़ रुपए पड़ा हो, किसी का 2 करोड़ रुपए पड़ा हो, हालांकि लोगों का हजारों करोड़ रुपए बैंक में पड़ा रहता है, उन्हें लगता है कि हमारा पैसा सेफ है। पर ये गलत प्रूफ हो गया था 2008 में। 2008 में 25 बैंक फेल हो गए थे। हालांकि 2009 में भी ये सिलसिला जारी रहा। 2009 में 140 बैंक फेल हुए, मतलब कि 2008 और 2009 मिलाकर 165 बैंक फेल हो गए थे। उस टाइम पे इंडिया पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि लोग कैश में डील करते थे। पर आज की अगर हम बात करेंगे तो आज वक्त अलग हो चुका है। डीमोनेटाइजेशन हम सब देख चुके हैं कि लोगों को कैसे इंस्पायर किया जाता है कि वो अकाउंट खुलवाएं और उसमें पैसा रखें। अगर आज की डेट में कुछ ऐसा होता है तो इंडिया इस झटके को संभाल नहीं पाएगा। 2008 में भी लोगों का पैसा बैंक में पड़ा था और बैंक कोलैप्स हो रहे थे। अभी भी हमने सुना होगा कि यूएस के अंदर सिलिकॉन वैली नाम का बैंक कोलैप हुआ है। अब इसका आगे क्या होगा वो तो देखा जाएगा, बट इंडिया के अंदर आज की डेट में अगर कोई बैंक कोलैप करता है तो आपका बहुत कम पैसा इंश्योर्ड होता है। अगर किसी का करोड़ों रुपए पड़ा है तो उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया। 2008 में भी एक ऐसा इंसान था जिसका करोड़ों रुपए डूब चुका था और बोला जाता है वो इंसान का नाम था सतोशी नाकामोटो, जिसने शुरुआत करी बिटकॉइन की। कुछ लोग इन्हें फादर ऑफ बिटकॉइन, द फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी बुलाते हैं। उस टाइम पे मीडिया ने एक इंसान को घेर लिया था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, पर उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया था कि मेरा बिटकॉइन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये इमेजिनरी हो, बट कॉन्सेप्ट ये था कि कंपनी को डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज मतलब कि किसी सरकार या किसी बैंक का कंट्रोल ना हो करेंसी पर, एक ऐसी करेंसी जो कंट्रोल ना की जा सकती हो। इसी के लिए बिटकॉइन की शुरुआत हुई। आई होप आज आपको बहुत कुछ पता लग गया हो बिटकॉइन के बारे में, क्योंकि इतना तो सभी जानते थे कि बिटकॉइन आया था, पर बिटकॉइन क्यों आया था वो आज आप अच्छे से जान गए हो। और अभी इसकी बहुत जानकारी बाकी है जो मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगा।